वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका टाइटल है ओजोन डिप्लीशन। हिंदी में इसको ओजोन ह्रास या ओजोन अपक्षय बोलते हैं। डिप्लीशन को हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ओजोन का पतला होना। एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या होती है आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि ओजोन किस तरीके से ओजोन का ह्रास हो रहा है, वो पतला हो रहा है, उसकी अपक्षय हो रही है, और साथ ही साथ उसके पीछे के कारण को जानेंगे और ओजोन डिप्लीशन की वजह से किस प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या जीव जंतु, और साथ ही साथ किस तरीके से ओजोन को डिप्लीशन को रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले ओजोन होता क्या है आपको बता दूं। ओजोन का अगर हम फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो O3 बोलते हैं, यानी जब तीन एटम ऑक्सीजन के आपस में मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण करते हैं। अ गैस कंपोज ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब 3 एटम आपस में कंपोज होते हैं तो ओजोन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नॉर्मली स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है। ब्लूइश कलर दैट इज़ हार्मफुल टू ब्रीद। इवन इसका कलर भी होता है थोड़ा सा ब्लूइश में, तो ब्लू रंग में ये गैस का रंग होता है। नियरली 90% ऑफ द अर्थ ओजोन इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड इज रेफर टू एज द ओजोन लेयर। आपको बता दूं कि O3 जो ओजोन गैस है वो स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में, नियरली 90% ओजोन का जो घनत्व है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, और इस घनत्व की वजह से एक परत की तरह बनी हुई है स्ट्रेटोस्फेयर में, जिस वजह से हम उसको ओजोन की परत या ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। इस ओजोन की परत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए, कि ओजोन एब्जॉर्ब ए बैंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉल्ड UVB। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सूर्य से निकलते हैं वो उसको ये ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, जिससे कि बहुत सारी अगर ये ओजोन की परत ना रहे स्ट्रेटोस्फेयर में तो बहुत सारे तरह तरह की बीमारियां ह्यूमन्स को होने लगेंगी। साथ ही साथ जो पशु पक्षी उन पे भी उसका सीधा असर पड़ता है। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि किस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बचाकर हम ये ओजोन हमको कितना सुरक्षित करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक देखिए डायग्राम के तहत मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें देखिए 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2, मैं कॉलम के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। देखिए लिखा है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो पहला जो 1 है, 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज़ बने हुए हैं। इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जितना जहाँ रेफ्रिजरेटर बनता है या रेफ्रिजरेशन का काम होता है, एयर कंडीशनिंग की काम होती है, वैसे फैक्ट्रियों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम का गैस उत्सर्जित होता है, इमिशन होता है, और ये उत्सर्जित होकर कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में, यानी एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर तक जब ये पहुंचता है तो वहाँ पे ओजोन की गैस है जो O3, आप ये ब्लू रंग का जो बॉल आप देख रहे हैं ये क्या है, ओजोन को दर्शा रहा है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो क्लोरीन होती है वो इस ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सूर्य की रोशनी में ये क्रिया होती है। उसके बाद ये ओजोन O2 में टूट जाता है, यानी जो O3 है ऑक्सीजन, ये O3 नेसेंट ऑक्सीजन और O2 में बदल जाता है। और इस तरीके से अब देखिए तीसरे बाद चौथे नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दिख रहे थे, अब 1 दिख रहा है। कहने का मतलब है कि ओजोन की जो गैस की जो संख्या है, जो एटम की संख्या, वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरो में मौजूद क्लोरीन इस ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करता है। अब जो रेडिएशंस, अब ये ऊपर में जो आप ये येलो का इंडिकेशन देख रहे हैं ये सन है ना, ये क्या है, सन, जिससे रेडिएशंस आ रहे हैं। तो अब रेडिएशन जब इस स्ट्रेटोस्फेयर में आ रहे हैं तो ओजोन से टकराकर ऊपर ही रह जा रहे हैं, और बस एक किरण देखिए, सिर्फ एक किरण इस पृथ्वी पर पहुंची। ठीक, पर यहाँ पर आपको 5वें नंबर के सेक्शन में क्या देखेंगे, अब ओजोन की लेयर है नहीं क्योंकि ओजोन कम हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने उसको कम कर दिया है। तो अब पहले एक किरण इस पृथ्वी पे पड़ रही थी, अब देखिए 3 किरणें। एक डायग्राम के तहत मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अब ये रेडिएशन सीधे पृथ्वी पर पहुँच रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितना ज़्यादा इस पृथ्वी पर पहुँचेगा उतना ज़्यादा ये घातक होगा। तो सबसे पहले मनुष्य के लिए होता है, क्योंकि स्किन पे जहाँ पे भी चर्म स्किन पे, ह्यूमन स्किन पे जहाँ पे ये रेडिएशंस आता है, बट मतलब कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ओजोन की एक पूरी डिप्लीशन की एक प्रोसेस है जो मैंने आपको एक डायग्राम के तहत समझाया। हम इसको डिटेल में रासायनिक क्रिया भी जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये ओजोन का डिप्लीशन जो हो रहा है, सबसे पहले अंटार्कटिका में मतलब जो आपको पता है दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, तो पोलर रीजन के पास अंटार्कटिका के मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन की घनत्व को ये नोटिस किया गया था कि वहाँ पे कम हो रहा है, जिसको कहा गया था कि परत में छेद हो रहा है। उसके वजह से बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ का डिफरेंस समझ में आने लग गया था कि किस तरीके से ओजोन का ह्रास या अवक्षय हो रहा है। और 1970 के दशक के बाद से पृथ्वी के इस जिसको समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं, ओजोन की कुल मात्रा का 4% जो लगभग 4% धीमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है। अब ये कमी आने का क्या मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में ओजोन की, उसकी घनत्व में कमी आ रही है। और ऐसी कमी अगर बढ़ती रही तो ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये कमी देखने को मिली है। और इसी कमी को ही ओजोन ह्रास या ओजोन अवक्षय कहा जाता है। कुछ समय तक ओजोन की छिद्र के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में यह घनत्व बहुत ही कम हो गई थी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे भी आप डायग्राम के तहत देख रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो ब्लू रंग का इंडिकेशन है वो ओजोन लेयर को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर होता कैसे वो रासायनिक क्रिया आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए सन से रेडिएशंस निकल रहे हैं। कौन सा रेडिएशन है? देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में देखिए क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन एटम है ना, कार्बन के साथ फ्लोरीन है और 3 क्लोरीन है। पहले अब क्या होता है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पड़ता है तो क्लोरीन का एक एटम अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन का एटम अलग हुआ तो वो जो फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल एटम ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल एटम सीधे ओजोन, ये देखिए 3 ऑक्सीजन बना हुआ है, ओजोन से टकराया मतलब इन द सेंस रासायनिक क्रिया करेगा, ठीक है। ओजोन के साथ ये क्लोरीन रासायनिक क्रिया करेगा और क्या करेगा, ओजोन को तोड़कर उसकी एक ऑक्सीजन के साथ OCl खुद बन जाएगा और O2 बनाता है। फिर ये OCl फिर ये OCl जैसे हुआ आगे जाके कंबाइन होके फिर ये ओजोन के साथ ये करेगा और फिर क्लोरीन फिर फ्री हो जाता है। और फिर इस तरीके से फिर वो एक चक्र की तरह क्लोरीन फिर ऑक्सीजन के साथ अटैक पे उसको रासायनिक क्रिया करता है और फिर उसको इसी तरीके से कन्वर्ट करता चला जाता है। कुछ इस तरीके से देखिए CFCl3 था, HV यानी यहाँ पे सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे बना CFCl2 प्लस Cl। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो फ्री रेडिकल आपका एटम है, ये फिर ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके देखिए O2 बना दिया। पहले ओजोन था, अब ये O2 यानी ओजोन गैस से अब बदल के हो गया ये ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बना ClO। अब ये क्लोरीन ऑक्सीजन जो कंबाइन है, फिर ये ओजोन के साथ अगेन देखिए स्ट्राइक कर रहा है और देखिए क्लोरीन फ्री हो गया और यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकले। तो अब ये वापस से जो क्लोरीन एटम है वापस से फिर इसी तरीके से इस ओजोन के साथ रिएक्ट करता रहेगा और ये क्रिया परस्पर चलती रहती है तब तक कि जब तक कि ये पूरा ऑक्सीजन ओजोन गैस ऑक्सीजन गैस में ना बदल जाए। तो यही प्रक्रिया होने की वजह से जो ओजोन गैस की जो घनत्व है वो कम होती जा रही है। तो ये कंप्लीट रासायनिक क्रिया है जो कि ओजोन डिप्लीशन में होती है। ये पूरा का पूरा क्या, ये ओजोन डिप्लीशन का केमिकल रिएक्शन, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिएजेंट है, गैसियस रिएजेंट, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रासायनिक क्रिया करके फ्री क्लोरीन एटम बनाता और फिर यही फ्री क्लोरीन एटम ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। और फिर ये जो एक एटम बना यही फिर क्लोरीन ऑक्सीजन कंबाइन एक यौगिक फिर अगेन ओजोन गैस से रासायनिक क्रिया करके एक फ्री ऑक्सीजन क्लोरीन एटम देता है और ऑक्सीजन गैस, और फिर यही क्लोरीन ऐसी कंटिन्यूसली रासायनिक क्रिया करके सारे ओजोन गैसेस को ऑक्सीजन गैस में बदलता रहता है और यही ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ठीक ना,
अब ओजोन डिप्लीशन के कौन कौन से रसायन हैं तो आपको बता दूं, CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, यहाँ पे HCFC का मतलब हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हेलोन्स मतलब क्या होता है, हेलोजन। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रासायनिक क्रिया करके जो कंपाउंड बनाता है, जैसे ClO बना, वो हेलोन्स कहलाएगा, ठीक है। फिर मिथाइल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br, ठीक है। उस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म यानी CH3Cl, ठीक। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन अकेले एक ही कंपाउंड ऐसा नहीं है जो कि ओजोन को पतला कर रहा है, बल्कि ये भी ऐसे सारे कंपाउंड्स हैं जो कि परस्पर ओजोन को पतला करने में इनकी भी अपनी अलग भूमिका है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बोलते हैं कि जिसके कारण ओजोन हमारा पतला हो रहा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद भी ये सारे भी कंपाउंड्स हैं जिसके रिएजेंट रासायनिक क्रिया करके ओजोन गैस को ऑक्सीजन एटम में बदलते हैं, ठीक है। तो होप आपको स्टूडेंट याद हो गया होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन रिलेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अब जान लेते हैं कि ये जो हमने अभी जितने गैसों के बारे में जाना जो कि ओजोन को पतला कर रही हैं, वो कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, यानी उनके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं। तो आपको पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मतलब विलायक के रूप में ऐसे रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ ऐसे रसायन को बनाने में ऐसे ये सब केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो एज अ वेस्ट ये पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, डिस्पोज होते हैं। दूसरा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के उपकरण बनाने में और जहाँ पे ये सब से रिलेटेड काम होता है वहाँ पर इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फोम प्रोडक्ट्स, मतलब जो फोमिंग के मतलब जहाँ बनता है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में इन तरह के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। एरोसोल, वायुमंडल में भी बहुत सारे ऐसे गैसें मौजूद हैं पर उनकी कंसंट्रेशन कम है, इतना नहीं कि उसको हम प्रदूषक बोल सके, पर वायुमंडल में भी ओजोन की मात्रा और बाकी जिन गैसों की हमने बात करी उनकी मात्रा है। तो उसको अगर हम बाकी रिसोर्स के रूप में अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ 5% है, ठीक है। अदर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हेलोन्स, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ वायुमंडल में भी होती है। जैसे मैंने बताया कि जो सेकेंडरी वायु प्रदूषक कैसे बनते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक, वायुमंडल में जो सूर्य की किरणें आती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट, बहुत सारे वायु प्रदूषक रासायनिक क्रिया करके आपस में द्वितीयक वायु प्रदूषक बनाते हैं और इस तरीके से हेलोन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये हेलोन्स जैसे मैंने ClO को बात करी, उसी तरीके से अलग अलग तरह के हेलोन्स बनते हैं, चाहे क्लोरीन से रिलेटेड हो, फ्लोरीन से रिलेटेड हो, ब्रोमीन से रिलेटेड हो। वो वायुमंडल में ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य किरणें के उपस्थिति में इन सब का निर्माण होता है वायुमंडल में, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं सोर्स हैं ओजोन को पतला करने के, ठीक। अब सबसे पहले तो ये माना जाता था कि ओजोन के डिप्लीट होने से, पतला होने से अब क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन का। तो सबसे पहला मैंने बताया कि स्किन कैंसर, यानी जहाँ जहाँ पे भी सूर्य की अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन हमारे स्किन को छुएगी, स्पर्श करेगी, वहाँ पे स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मैच्योर एजिंग ऑफ स्किन एंड अदर स्किन प्रॉब्लम, तो ज़्यादातर चर्म रोग हो गया या जो चर्म है वो स्किन जो है वो इतनी झुलस जाएगी कि मतलब समय से पहले ही उसमें झुर्रियाँ आने या बहुत ज़्यादा एज का स्किन ऐसा जिस हिसाब से दिखाई देता है उस हिसाब से दिखने लग जाएगा। तरह तरह के चर्म से रिलेटेड परेशानी होगी, आँखों को नुकसान पहुँचाएगा, मोतियाबिंद की शिकायत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम सप्रेशन, यानी हम ह्यूमन बींग्स में जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है उसको हम लोग इम्यून बोलते हैं, हम उसमें कमी आती है, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होते हैं, ठीक।
अब आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका के में सबसे पहले इस चीज़ को पता लगाया गया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो मौजूद हमारा ओजोन का परत है वो पतला हो रहा है। तो देखिए कितना हद तक ये पतला हुआ था। द ओजोन होल इज डिफाइंड एज द एरिया हैविंग लेस देन 220 डॉप्सन यूनिट ऑफ ओजोन इन द ओवरहेड कॉलम दैट इज बिटवीन द ग्राउंड एंड स्पेस। जो एक घनत्व तो जितनी होनी चाहिए, जिसको मापने की जो इकाई है डॉप्सन यूनिट, उसमें 220 मतलब इतना ज़्यादा एरिया में कमी आ जाना ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ठीक है, ये उससे कुछ ग्राफिकल टर्म्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से तेज़ी से ओजोन का जो एरिया है, मतलब जो होल, वो बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ साथ। मतलब जो एरिया कम होना मतलब है कि ओजोन कम एरिया तक डिप्लीट हुआ। पर जैसे से आप देखेंगे अगस्त से सितंबर आते आते तक ये ग्राफ्स, ये जो रेड ग्राफ आप, ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से ओजोन तेज़ी से उसका मतलब जो छेद का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ओजोन किस तरीके से डिप्लीट हो रहा है ये उसको दर्शा रहा है। अब आते हैं, जैसे हमने बात करी कि ओजोन के पतला होने के वजह से ये तो ह्यूमंस पे प्रभाव की हमने जैसे बात करी कि स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, चर्म रोग की शिकायतें ज़्यादा बढ़ रही है, आँखों को नुकसान पहुंच रहा है, मोतियाबिंद की शिकायतें बढ़ेंगी, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम। तो ठीक है, इसी तरीके से मनुष्यों के साथ साथ जो जीव जंतु, उस पर भी अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की सीधी किरणें पड़ेंगी तो उनके पे भी के स्किन को भी नुकसान पहुँचेगा। साथ ही साथ उनके जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता वो कम होगी। प्लांट्स पर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा पड़ेगा तो जो उनको फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस की जो उनको करने की जो क्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें दिक्कत आएगी। प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर सीधा असर पड़ेगा। उनके जो प्रोडक्शन है, फल देने की जो समय है, उसमें कमी आएगी। यानी कुल मिला के चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे, सब पे सीधे तौर पर इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का असर होगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोका जाए इस पृथ्वी पहुंचने के लिए, और साथ ही साथ ओजोन जो हमारी तेज़ी से डिप्लीट हो रही है, पतली हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको वापस से कैसे मतलब सस्टेन किया जाए कि हमारी ओजोन की परत पतली ना हो। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अब हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि मेक श्योर दैट द टेक्नीशियन वर्क ऑन योर कार एयर कंडीशनर, होम एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर सेटिस्फाइड बाय एन EPA अप्रूव्ड प्रोग्राम टू रिकवर द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम के घरों में रेफ्रिजरेटर्स होंगे, फ्रिज होगा, एयर कंडीशनर्स घर में लगे होंगे, गाड़ियों में होंगे। तो जब भी आप उसकी मेंटेनेंस कराएं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी आपके उपकरण लगे हैं वो ISI और EPA अप्रूव्ड होने चाहिए, जो ये बताता है कि आपका एयर कंडीशन सही तरीके से काम कर रहा है और किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी गैस नहीं वायुमंडल में उत्सर्जित कर रहा है जो कि हमारे ओजोन लेयर को पतला करने का जिम्मेदार हो। तो टाइम टू टाइम हमको अपने जो भी हमारे एयर कंडीशन से रिलेटेड जो भी उपकरण हमारे पास मौजूद हैं उसका रख रखाव अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी उपकरण हम खरीदें वो सर्टिफाइड होने चाहिए कि वो किसी तरह का कोई घातक गैस रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हैव योर कार एंड होम एयर कंडीशनर यूनिट एंड फिर चेक द फ्रॉम लीक। टाइम टू टाइम को देखना है कि लीकेज ना हो रहा, उसकी रिपेयरिंग टाइम टू टाइम करानी है, उसकी रिफिलिंग टाइम टू टाइम करानी है। मतलब जो भी हमको रख रखाव को लेके, चाहे उसके अंदर गैस को भरना हुआ, उसके लीकेज को ध्यान रखना है, उसके मेंटेनेंस का हर तरीके से हम प्रॉपरली अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा। उसके बाद जैसे कि आपके उपकरण जैसे AC या रेफ्रिजरेटर अगर आपके ख़राब हो जाते हैं, अब आप उसको रिप्लेस करना है तो आप लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल अथॉरिटी के सहयोग से आप उसको डिस्पोज करेंगे, ऐसी ओपन में नहीं फेंकेंगे ताकि उसका सही तरीके से डिस्पोजल हो सके और उससे जो उत्सर्जन हो उसको रोका जा सके। अपने आप को सन स्क्रीन बॉडी में लगाएंगे ताकि सन बर्न से खुद को रोक सकें। स्किन डायरेक्टली हमारा स्किन सन के रेडिएशन के संपर्क में ना आए, इस तरीके का हम लोग हम कपड़े पहनेंगे, सन ग्लासेस लगाएंगे। हमारी जो क्लोथ्स होंगे वो कंप्लीट कवर्ड होने चाहिए ताकि सीधे तौर पे हम किसी भी तरीके से सन रेडिएशंस के संपर्क में ना आए हमारे, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। उसके बाद सरकार को क्या कदम उठाने हैं? सरकार को ये कदम उठाने हैं कि जो भी रिएजेंट या रसायन ओजोन को पतला करने का जिम्मेदार है, ऐसे रसायन को बनाने और या उसके उत्पादन पे रोक लगानी चाहिए या उसकी इस्तेमाल पर कमी लानी चाहिए या उसके बदले में कोई ऐसा रसायन का इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए जो कि किसी भी तरीके से हमारे ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। 60 से लेकर 100 साल तक के अंदर हमको ऐसे कदम उठा लेने हैं ताकि हमारा वापस जो ओजोन का लेयर जो पतला हो रहा है उसमें बढ़ोतरी ना हो, बल्कि और हमारा ओजोन बनने लग जाए, यानी रिकवर होने लग जाए। ठीक है। एक आपको बता दूं 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, मतलब ग्लोबल स्तर पर, जिसका ये और इस प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि कोई भी देश क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उस जैसा ही कोई भी रसायन अपने देश में नहीं बनाएगा और जहाँ तक हो सके ऐसे रसायन को बनाने में प्रतिबंध लगाएगा। उसके बदले दूसरे ऐसे रसायन का इस्तेमाल करेगा जिससे कि क्लोरोफ्लोरो मतलब ओजोन को पतला होने का खतरा कम हो जाए, जिससे और इस पे सभी 197 देशों ने हस्ताक्षर भी किया था कि हम ऐसा किसी भी प्रकार का रसायन बनाने को बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वही था। ठीक है। कोपेनहेगन प्रोटोकॉल 1992 में एक लाया गया जिसके अंतर्गत ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देंगे ताकि हम ऐसे रसायन का प्रयोग कम करेंगे और नहीं करेंगे जिससे कि हमारी ओजोन पर खतरा हो। ठीक है। तो ये ओजोन प्रोटोकॉल थे जो कि ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन को पतला होने से बचाने के लिए ये कुछ ऐसे ठोस कदम विश्व स्तर पर किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ओजोन क्या है, किस तरीके से ओजोन का परत पतला हो रहा है, उसके पीछे की रासायनिक क्रिया क्या है, किस तरीके वो कौन कौन से गैस हैं जो ओजोन को पतला करने में, डेप्लीट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना कि ओजोन के डेप्लीट होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ क्या क्या कदम उठाने हैं हमको और सरकार को ताकि हम अपने पृथ्वी को इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इस पृथ्वी पर पहुँचने से रोक सकें। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी मैं दूंगी जिसको आपको अपने असाइनमेंट कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है। थैंक यू।